फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने शुरू कर दिया था ना, जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा चुके हैं, और कल हो गया था तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो गया था, जिसमें हम कोलिजन पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ कोलिजन वगैरह बता दिया था मैंने। उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्विक रिकॉल बता देना तुम लोग, कोलिजन में कितने तरह का कोलिजन थे? दो, एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में भी दो तरह का था, एक तो सिंपल था, एक फर्दर एक और क्या हो जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक में ई के वैल्यू कितना होता है? 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक में 0, क्योंकि V1 और V2 सेम हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने ई का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे वाला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि दो ब्लॉक है, एक का मास है तुम्हारा 3 kg और एक का मास है 2 kg। 3 kg वाला मान लो कि इधर जा रहा है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। और ये जो 2 kg वाला है वो है तुम्हारा रेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोलिजन है इनके बीच में, कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज इलास्टिक, इज इलास्टिक। फाइंड देयर, फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बताओ क्या होगा कि कोलिजन के बाद दोनों का क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है। क्या मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पे? बताओ, मोमेंटम कंजर्व है। आ गया आंसर? दोनों का वेलोसिटी चाहिए, V1 और V2 आफ्टर। क्यों? मैंने कहा बोला कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, मैंने क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन है। तो ई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 1। परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब ई के वैल्यू 1, इन इलास्टिक में ई के वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इक्वेशन बनेंगे? 2। पहला इक्वेशन किससे बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और दूसरा बनेगा ई के वैल्यू से। चलो फटाफट करो। मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन ये 3 kg हो गया और ये 2 kg हो गया। इसका वेलोसिटी V1 मान लेता हूं और इसका वेलोसिटी V2। अच्छा, इसको मैं U1 बोल देता हूं और इसको U2। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें तो आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम है? 3V1 प्लस 2V2 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0। एक इक्वेशन आ गया 3V1 प्लस 2V2 बराबर 18। कितना आया V2? 7.2। V2 आया 7.2 मीटर पर सेकेंड, और V1 कितना आया? 1.2 मीटर। और किसी का कुछ आ रहा है? हाँ भाई, कुछ नहीं आ रहा तुम्हारा? तुम क्या पढ़ रहे हो तुम, कि तुमको फॉर्मूला नहीं याद है? फिर ई का क्या वैल्यू होता था? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2, ठीक है। अब देखो
क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जो कि होगा तुम्हारा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 कितना है 6 और u2 0। तो एक इक्वेशन क्या आएगा यहाँ से v2 माइनस v1 बराबर 6। ये कौन सा इक्वेशन हो गया दूसरा। दो इक्वेशन दो अननोन कैसे सॉल्व करेंगे देखो 3v1 प्लस 2v2 बराबर 18, एक आया v2 माइनस v1 बराबर 6। अब देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3v2 3v1 और ये क्या हो जाएगा 18। ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5v2 बराबर 36। तो v2 बराबर कट जाएगा ना ये दोनों 36/5 कितना आएगा 7.2 मीटर पर सेकंड। जिनका भी आंसर आया था ये सही है। अब हमारे पास v2 का वैल्यू आ गया है, उसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, अपने आप क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा। क्लियर है हो गया। अच्छा मान लो कि तुमसे यहां पे ये पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालोगे, जो कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी था फिर कोलिजन के बाद दोनों को करेंगे माइनस। फॉर्मूला याद है मैं बताया था प्रीवियस क्लास में, के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइड बाय के इनिशियल इंटू 100%। यही करेंगे ना अगर परसेंटेज लॉस निकालना हो तो। अब बताओ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना सिस्टम का के आई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/2। m1 कितना है 3 kg है ना, 3 और 6 का स्पीड है, 3 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 48 जूल। क्लियर है। उसी तरह से क्या निकालोगे के फाइनल, के फाइनल क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3, v1 कितना आया था 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2, ये होता है 7.2 और v2 कितना था सॉरी m2 कितना था 2 kg ना, 2 इंटू 7.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा। अच्छा इसका वैल्यू क्या 48 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, एक बात बताओ, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से कम आएगा या बराबर, एनर्जी गेन होगा, चाहे तो एनर्जी बराबर होगा या फिर एनर्जी लॉस। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे E के वैल्यू 1 है तो इसको सॉल्व करने पे भी कितना आएगा 48। E का वैल्यू 1 कब होता है जब कौन सा कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ परफेक्टली इन इलास्टिक में एनर्जी का लॉस होता है और परफेक्टली इलास्टिक में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लॉस होता है। इन इलास्टिक में मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे E के वैल्यू 1 नहीं है, मान लो कि 1/2 है, मैं बोल देता कि 1/2 है, तब फिर ये 48 नहीं आता, उससे कम आता है। क्लियर है यहां तक। चलो तो ये हो गया हमारा कोलिजन, कोलिजन हो चुका था। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेकंड लॉ से। ठीक है, मान लो कि एक वेज है और वेज के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हूं मैं, ठीक है, जिसका मास तो मान लो 5 kg है। मास कितना है इसका 5 kg और ये एंगल है 37
डिग्री। सरफेस जो है तुम्हारा वो है स्मूथ, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, हल्ला नहीं, ब्लॉक। बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सबसे पहला काम एफबीडी बनाओ, उसके बाद यहां पे रेजोल्यूशन करने पड़ेगा। किसको तोड़ेंगे? वेट को। मतलब एक्सिस हम कैसे मानेंगे? एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। नहीं, अच्छा रेस्ट पे होता तो एक्सेलरेशन कितना होता? ये रेस्ट पे रहेगा। सरफेस कैसा है? स्मूथ, तो ये कभी भी रेस्ट पे रह ही नहीं सकता है। हाँ, अगर फ्रिक्शन होता तो चांसेस होता कि रेस्ट पे हो जाए। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक। एक इसका सबसे पहले नीचे क्या लग रहा है? वेट। और एक क्या है ऊपर? नॉर्मल। क्लियर है यहां तक? मैंने इसको क्या माना है? एक्स एक्सिस, और इसको क्या माना है? वाई एक्सिस। अब बताओ कि ये एंगल थीटा है तुम्हारा, यही है ना थीटा, 37 डिग्री। तो ये हो गया वेट और ये हो गया नॉर्मल। तो हम किसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे? वेट को, क्योंकि नॉर्मल ऑलरेडी किधर है? वाई में। तो मैंने बताया था कि वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या होता है? डब्लू साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है? डब्लू कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, क्या इधर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई में नहीं। तो अगर तुमसे पूछ देगा कोई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? n बराबर डब्लू कॉस थीटा। डब्लू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50, और कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। तो कितना आंसर हो जाएगा? 40 न्यूटन। वेरी गुड, क्लियर है। और अब बताओ ये ब्लॉक चलेगा किधर? एक्स एक्सिस में, क्योंकि नेट फोर्स किधर है? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में क्या लगाऊंगा मैं? न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, वो देख लेते हैं कितना रहा। 6 आ रहा है तुम्हारा आंसर, सही है। अच्छा, एफ नेट कितना है? डब्लू साइन थीटा। हम इधर इसको किधर लिख रहे हैं? इसको अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू एम इंटू ए। डब्लू क्या था तुम्हारा? एम जी ना, एम जी। और ये क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? ए का वैल्यू जी साइन थीटा। अब बताओ एक्सेलरेशन आ गया हमारा जी साइन थीटा, मतलब 10 और साइन 37 कितना होता? 3/5। सही है, किसका आंसर 6 था? बढ़िया है। अब इसी पेस का आदत डालो, फटाफट अब आगे बढ़ना, हम लोग को बहुत पढ़ना है। तुम लोग को वैसे रजिस्ट्रेशन का डेट भी आ गया है, और पेपर भी है तुम लोग का 24 नवंबर, फाइनल पेपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ऑफिशियल। सब तुम्हें चला जाएगा, ग्रुप में लिंक जाएगा, कैसे जाना क्या जाना सब बता दिया जाएगा। तो डेट वगैरह आ गया है, बट उससे पहला पड़ाव तुम्हारा 25 तारीख को ही है। इस 25 को बताया था ना पेपर होगा। सब सब में जितना पढ़ाया गया सब आएगा। क्लियर है यहां तक? हो गया, चलो आगे बढ़े। एक ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो फोर्स ऐसा है कुछ। एक ब्लॉक जिसपे एक फोर्स लगा, और वो फोर्स दे रखा हूं मैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है।
और इस ब्लॉक का मास है 13 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए। तुमको एक्सेलरेशन अगर वेक्टर पूछे तो तुम वो भी निकाल सकते हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछे वो भी निकाल सकते हो। कैसे? हाँ, मॉड लेना पड़ेगा। बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F नेट इक्वल टू एम इंटू ए। बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, 3 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 12K कैप, इनटू में मास कितना है 13 और एक्सेलरेशन ए। अच्छा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, इसलिए यहाँ पे ए के ऊपर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो बता ए वेक्टर बराबर क्या आ गया, 3 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 12K कैप डिवाइड बाई 30। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल गया। क्लियर है? अच्छा इसको बहुत बार बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, देखो 3/13 I कैप प्लस 4/13J कैप 12/13K कैप। तो ऐसे घबरा मत जाना इसको देख के। अब इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने का क्या तरीका होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखो, हमारे पास एक्सेलरेशन आया क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर आया है तुम्हारा, ये है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/13 इंटू 3 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 12K कैप। अब बताओ क्या हमें इसका मॉड लेने की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी तेरा है। हमें मॉड किसका निकालना होगा, इसका। तो मॉड ऑफ एक्सेलरेशन ए मॉड क्या हो जाएगा, देखो 1/13 छोड़ दो, इसका मॉड लिया था क्या होता है, रूट अंडर कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बताओ इसका वैल्यू कितना आता है, 13 ही आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 13/13, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? क्यों बोली ना, तुमको नहीं आ रहा समझ में, या रिवीजन नहीं कर पा? रिवीजन की जरूरत पड़ती है इसलिए मैं बोलता हूँ। अब मानता हूँ तुम लोग पास लोड बर्डन है, बट कर सकते हो। ये एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है और ये इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है। मॉड निकालने का तरीका जो कि मैं पहले तुम लोग को डिस्कस कर रखा हूँ कि कैसे मॉड निकलता है, वेक्टर वाली क्लास में ही बता रखा हूँ मैं, कि कोई भी अगर एक फोर्स दिया हुआ है, चलो तुम लोग को सीट दिया ना, ऐसा एक्स्ट्रा सीट था ना, लाओ ये तुम्हारा है ना। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, फिर अगला टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 निकालो। क्वेश्चन नंबर 38, बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अगर तुम ऐसे देखते रहोगे तो कभी नहीं बनेगा, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। अच्छा हमें निकालना क्या है, टेंशन। तो उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ब्लॉक, हाँ, बिल्कुल। यही है ना, हाँ।
सही तो है, यही है। मास कितना, √3 kg, √3 kg। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें ये फोर्स दे रखा है? कितना है ये फोर्स, या निकालना है? यही निकालना है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, इस ब्लॉक का वेट कितना होगा नीचे? हाँ, क्या हो जाएगा, 10√3। तो अगर इसका वेट 10√3 है तो बताओ इस वाले रस्सी में कितना टेंशन होगा? 10√3, क्योंकि ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे, तो इसमें ऊपर टेंशन कितना होगा, 10√3। तो बताओ यहाँ पे नीचे टेंशन कितना होगा, 10√3, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, सेम। अब तुम आ जाओ, हाँ इधर देखो, ये पॉइंट के बारे में सोचो, ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना, 0। अब उस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो उस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, एक तो नीचे में टेंशन जिसका वैल्यू कितना है, 10√3, एक इधर में फोर्स जो मुझे निकालना है, और एक ऊपर वाले रस्सी में टेंशन जो मुझे नहीं पता कितना। देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 10√3, ये हो गया 10√3, ये हो गया फोर्स F, और इसको मान लेता हूं मैं टेंशन T। अब याद करो, लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था लेमिस थ्योरम। तुम लोग अगर नहीं देखे हो तो ये तुम्हारी गलती है, बट मैं पढ़ा रखा हूं। अगर तुम लेमिस थ्योरम नहीं भी करते हो तो देखो एक और तरीका है, वो भी मैं बता रखा हूं। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, कितना है ये, 30 डिग्री, यहाँ पे क्या फोर्स एक्स एक्सिस में है, क्या वाई एक्सिस में है, नहीं। तो तुमको एक्स और वाई एक्सिस खुद से सेलेक्ट करना होगा। तो चलो मैं एक्स और वाई एक्सिस लिख देता हूं, इसको मान लेता हूं एक्स एक्सिस, और इसको मान लेता हूं वाई एक्सिस। तोड़ना किसको होगा, सिर्फ टेंशन को। अब बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब बताओ टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या, टी कॉस 60, और इधर क्या आ जाएगा, टी साइन 60। क्लियर है? अब बताओ ये ब्लॉक, ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो ऊपर नीचे में नेट फोर्स कितना, 0, और हॉरिजॉन्टल में भी कितना, 0। सबसे पहले हम लोग वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग फोर्स अलोंग वर्टिकल, मतलब एफ ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ अगर वर्टिकल में बैलेंस करेंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, टी ऑफ साइन 60 ना, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, 10√3। तो बताओ टी के वैल्यू कितना हो जाएगा, टी साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 10√3। तो टी कितना आ गया, 20 न्यूटन। बहुत बढ़िया, चलो निकल गया। बट तुम्हें क्या टी निकालना था, नहीं, एफ निकालना है। अब बता एफ किधर है, एक्स में। क्या एक्स में भी नेट फोर्स 0 है भाई, पूरा ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे। तो बता एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बराबर टी कॉस 60। तुम्हें एफ निकालना है, टी के वैल्यू कितना आया है, 20, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, हो गया? पूरा लेक्चर देख के आया करो नेक्स्ट क्लास में ना, उसकी वजह से स्पीड रुक जाता है। मैं पढ़ा रखा हूँ, तुम लोग करते तो थ्योरम वाले से आसानी से हो जाता है। देखो थ्योरम वाला क्या बोलता है, जिसको लोग बोलते हैं लेमिस थ्योरम। तुमको क्या करना, इस पॉइंट पे देखो, एक फोर्स इधर है और एक क्या है, 10√3 इधर है, और ये टेंशन टी है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्स एफ, ये हो गया 10√3, और ये हो गया टेंशन टी। जब भी किसी भी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा हो और तीनों का सम कितना हो, 0। क्या यहाँ पे तीनों का सम 0 है, बिल्कुल, क्योंकि ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है, और एक्सेलरेट नहीं कर रहा है वो। क्लियर है? तब एक क्या कंडीशन होता है, पता ये वाला एंगल कितना होगा, यही वाला एंगल है ना, कितना होगा,
20 डिग्री। अच्छा ये एंगल कितना है 90, ये कितना हो जाएगा 150। अरे देखो ना ये 60 और ये 90 तो 150। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि जब भी ऐसा कंडीशन हो तो ये फोर्स अपन इसका साइन ऑफ अपोजिट वाला एंगल, याद करो हम पढ़ाए थे साइन रूल पढ़ाए थे तुम लोग को, क्या होता है a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी, बराबर कौन सा बराबर होता, तो यहाँ पे वही काम करना है। कैसे होगा देखो, देखो ये हो जाएगा 10√3 डिवाइड बाई इसका अपोनेंट एंगल कौन सा बनेगा ये वाला, इसको लिखेंगे साइन ऑफ 120, ये बराबर होगा t, t का अपोनेंट एंगल कौन है 90, तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ 90, फिर एफ, एफ के इक्वल क्या साइन ऑफ 150। अब देखो तुम यहाँ पे टेंशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे एफ निकालने के लिए टेंशन सॉल्व करने पड़ा, बट हम यहाँ पे टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट किनको इक्वेट कर दूंगा इसको और इसको, टेंशन को हटा दूंगा बीच से। अब बताओ इक्वेट करो क्या हो जाएगा 10√3 डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 बराबर एफ टाइम ऑफ साइन ऑफ 150। तो बता f बराबर क्या जाएगा 10√3 इंटू साइन ऑफ 150 डिवाइड बाई साइन ऑफ 120। अब बताओ f बराबर 10√3, साइन 150 को क्या लिखूंगा मैं, माइनस तो नहीं होगा, तुम लोग अभी वहीं फंसे हुए। देखो f बराबर 10√3, अच्छा ये लिखा समझ में आया ना 90 प्लस 60, बताओ 90 प्लस 60 में साइन किस में बदल जाएगा कॉस, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में सेकेंड, और सेकेंड में साइन क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60 डिवाइड बाई नीचे वाला क्या हो जाएगा कॉस 30। अब बताओ 10√3 कॉस 60 क्या होता है 1/2, और साइन कॉस 30 क्या होता है √3/2, कट के क्या जाएगा आंसर 10 आ गया। तो क्या लेमिस थ्योरम हमेशा वैलिड है, नहीं, कब, जब उस पॉइंट पे लगने वाला तीनों फोर्स का सम क्या हो 0, ठीक है, तो उससे तुम्हारे एक एडवांटेज मिलता है। तो यहां तक हो गया, हाँ नहीं नहीं तुमको इसलिए मेहनत से लग रहा है कि तुम साइन 150 में गड़बड़ा जा रहे हो, इसलिए मेहनत लग रहा है। चलो 39 सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 39। रस्सी ही है सब, मास m दे रखा है ना, m दे रखा है, एक्सेलरेशन आ जाएगा बिना मास के, तो g के टर्म ही तो लाना है। आंख बंद करके सबसे पहले क्या बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम, किसका एक्सेलरेशन चाहिए ब्लॉक का, तो किसका बनाएंगे ब्लॉक का। तो अगर मैं अच्छा एक बात और बताओ, ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, चलो ठीक है नीचे ही जाएगा ना, तो तुम मान लो नीचे। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाएगा बट ये कायदे से ऊपर जाएगा, तो तुम्हारा आंसर अपने आप क्या जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब देखो चलो तुम लोग को लगता है ना नीचे जाएगा, मैं नीचे मान लेता हूं, तो ये देखो ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है, एक नीचे वेट और एक ऊपर की ओर टेंशन, बस। अब मैंने टेंशन को छोटा दिखाया है, इसका मतलब ये किधर जा रहा है नीचे। अगर मेरा आंसर सही होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस में आएगा
और अगर हमारा आंसर गलत होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आएगा। बताओ वेट कितना, एम जी, और एक ऊपर टेंशन टी। अब बताओ इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट बराबर एम ए। तुमने इसका एक्सेलरेशन किधर माना है, नीचे, ए। इसका एक्सेलरेशन किधर मान लिया, नीचे। नेट फोर्स किधर लिखते हैं, जिधर एक्सेलरेशन हो। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो अगर मुझे ए चाहिए तो क्या निकालना होगा, टी। अब देखो टी कैसे आएगा, हाँ अब देखो इधर, ठीक है सही है। इस रस्सी में कितना टेंशन है, 2 mg। तो अब बताओ ये रस्सी और ये रस्सी क्या है, सेम। इसमें भी टेंशन कितना, 2 mg। इसमें भी टेंशन कितना, 2 mg, क्योंकि ये पूरा क्या है, सेम। अब बताओ यहां पर टेंशन किधर होगा, ऊपर ना। इस पॉइंट पर टेंशन किधर होगा, ऊपर। ये क्या हो गया, अच्छा चलो ठीक है, हो गया। यहां पर टेंशन ऊपर, और कितना होगा, 2 mg। यहां पर भी टेंशन कितना, 2 mg। अब हम, अच्छा यहां पर टेंशन किधर होगा, इस यहां पर टेंशन बताओ, नीचे। अरे यहाँ पर टेंशन किधर होगा, नीचे। हमने कहा बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक रस्सी इधर जुड़ा हुआ, इससे एक रस्सी इधर है, यहाँ पर टेंशन किधर होगा, इधर। इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, यहाँ पे किधर होगा, इधर। यहाँ पे किधर होगा, इधर। क्लियर है। अब बताओ इस पे टेंशन किधर होगा, नीचे। और ये वाला टेंशन कितना है, टी। अरे यहाँ पे जो ऊपर टेंशन टी है, वही इसमें किधर है, नीचे, टी। अच्छा यहाँ पे ऊपर में कितना टेंशन है, 2 mg। इसमें भी कितना है, 2 mg। तुम इस पुल्ली को थोड़ी देर के लिए समझो, ये पुल्ली पे ऊपर में टोटल कितना टेंशन लग रहा है, 4 mg। कितना देखो, एक 2 mg इधर लगा रहा है और एक 2 mg ये लगा रहा है, तो कितना हो गया, 4 mg। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कोर्स में जो पुल्ली होता है उसमें मास कितना होता है, 0। अब बताओ अगर इस पुल्ली का मास 0 तो इस पर नेट फोर्स कितना, 0। एफ नेट बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। अगर एम ही 0 तो नेट फोर्स क्या, 0। अब बताओ इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, टेंशन का वैल्यू कितना होगा, 4 mg। अरे एक बात बताओ, इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब नीचे भी फोर्स कितना लगे, 4 mg। ये पुली पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ऊपर 4 mg लग रहा तो नीचे भी कितना लगे, 4 mg। तो बताओ इस टी का वैल्यू कितना होगा, 4 mg। अब बता रखो यहाँ पे mg माइनस 4 mg बराबर एम ए, मतलब -3 mg बराबर एम ए। ए बराबर क्या गया, -3g। देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, 3g। बट माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन गलत माना। मतलब ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर। समझ में आया यहां तक, क्लियर है यहां तक। 40 40, ये तो मैं करवा रखा हूं, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो एक तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 74 करो। अगर ये कंफर्म हो गया, इजी है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत इजी है। 74, वो सिर्फ देखने में टफ लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुनो,
तुम लोग अपना सॉल्व करो, बातें बाद में करना। सॉल्व तो कर लो, क्या है क्या दिया हूं पता चल जाएगा अपने आप। अच्छा बता, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग? सेम होगा, क्योंकि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और लिख दो। अच्छा ये नो डाउट एम वाला किधर जाएगा? नीचे। तो इसका एक्सेलरेशन किधर ले लेंगे? नीचे की ओर ए, और ये किधर जाएगा? आगे की ओर, सॉरी लेफ्ट में, एक्सेलरेशन ए। बस लिख दो फोर्स इक्वेशन, और कुछ है ही नहीं। सबसे पहले दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दोनों पे फोर्स इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर डालो। इसमें आंसर आना चाहिए तुम लोग का खुद से। पेज पे करो, बोर्ड पे नहीं कर पाओगे तुम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तुम लोगों ने ऐसा बहुत सोचा मत करो, यहां बनाओ, उसमें नहीं। हाँ दिख तो रहा है, एम लिखा हुआ है, मतलब सेम है। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? इस वाले का। अब बताओ इस पे फोर्स इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? इधर लिखेंगे। वर्टिकल क्यों लिखेंगे? वर्टिकल चल रहा है क्या ये? अच्छा इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर की ओर ए। तो क्या लिखेंगे? एफ नेट बराबर एम ए। इसमें नेट फोर्स कितना है? टी इंटू एम ए। क्या पहला इक्वेशन आ गया? दूसरा कहां से आएगा? यहां से। इसमें क्या आएगा इक्वेशन? एम जी माइनस टी बराबर एम ए। दो इक्वेशन, दो अननोन। जी बाई टू आएगा एक्सेलरेशन। कितना होगा एक्सेलरेशन? जी बाई टू। और टेंशन कितना हो जाएगा? एम जी बाई टू। अरे टी को उठा के इसमें डाल दो ना। कितना? अच्छा बस एक्सेलरेशन निकालना है, कितना आ जाएगा? जी बाई टू। अच्छा तुमसे टेंशन पूछ दे वो भी निकाल सकते हो। हाँ इसी में डाल दो ना, टी बराबर एम में, एम और जी के ए का वैल्यू क्या? जी बाई टू। तो क्या हो जाएगा? एम जी बाई टू। हो गया। चलो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, बाकी तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, लिखो इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम। देखो जब भी कोई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? जे। ठीक है, जे बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अब बता फोर्स कैसा क्वांटिटी है और टाइम स्केलर, बता इम्पल्स कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर। क्या हो जाएगा? जे वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, ये तो टाइम टी है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर सेकेंड। और अगर दूसरा भी यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड। ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। और ये कहीं ना कहीं किसका यूनिट होता है? मोमेंटम का। किसका होता है? मोमेंटम का। इसका मतलब कि जो इंपल्स है मोमेंटम से रिलेट कर रहा होगा, और कैसे कर रहा हो हम आगे देख लेंगे। क्लियर है? अच्छा अब इसका सीजीएस यूनिट की बात करो तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया यहां तक? ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे देखो,
मान लो कि तुम अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो तो J बराबर क्या है, F इंटू टी। तुमको याद आ रहा है ग्राफ में हम लोग जब एरिया निकालते थे तो दो क्वांटिटी को जो x में और जो y में रहता था तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं फोर्स और टाइम ग्राफ बनाऊं तो मुझे उसका एरिया क्या देगा, इंपल्स। मान लो कि मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ये हो गया मान लो फोर्स और ये हो गया टाइम, और मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया मान लो। इसका मतलब कि इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, अगर मैं ये एरिया निकालूंगा, ये एरिया क्या देगा, इंपल्स। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ में आया? जैसे कि हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता था, अगर वहां पे मैं एरिया निकालता था क्या देता था, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरह से अगर फोर्स टाइम ग्राफ दे दे तुम्हें और तुम्हें अगर इंपल्स निकालना हो तो क्या निकालोगे, एरिया। चलो मैं एक एग्जांपल ही करवा देते हैं इसमें, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं। मान लो ये फोर्स टाइम ग्राफ है, ये फोर्स है तुम्हारा 10 न्यूटन और ये फोर्स है तुम्हारा 20 न्यूटन। ये टाइम है तुम्हारा 5 सेकेंड और ये टाइम है 10 सेकेंड। बताओ इंपल्स कितना होगा, फाइंड इंपल्स। देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि द फोर्स एंड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार इज गिवन। ठीक है, वो तो चेक कर लेंगे। फोर्स एंड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार इज गिवन, फाइंड द इंपल्स। तो इंपल्स के लिए तुम्हें क्या निकालना है, एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, 100 होगा। अब तुम लोग ये देख रहे हो कि सर ये ना तो ट्रेपेजियम है ना तो ट्रायंगल है, 20 से बांट दो, इसको बांटो, तो एक तो ट्रेपेजियम बन गया और एक क्या बना, ट्रायंगल। बुद्धि दौड़ाना थोड़ा सा बस। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 इंटू हाइट कितना 5 प्लस 1/2 इसका एरिया, बेस कितना है इसका 5 और हाइट कितना है 20। तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 75 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 125 न्यूटन। हाँ भाई, तुक्का नहीं मारना था। समझ में आया, ये नहीं आया समझ, कहीं फंस गए क्या, क्लियर है? हाँ हाँ, तो रेगुलर क्लास में ऐसा कुछ कम नहीं पढ़ाता हूं मैं। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा इंपल्स के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। हमने जे को क्या लिखा, जे वेक्टर बराबर फोर्स वेक्टर इनटू टाइम। अब तुम न्यूटन सेकंड लॉ से बता फोर्स को क्या लिखते हैं, डेल्टा पी ओवर टी इंटू में टाइम टी। क्या टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इंपल्स क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। तो अब बताओ, इसलिए हमारा जो इंपल्स का यूनिट था ना वो क्या आ रहा था, मोमेंटम के यूनिट के बराबर। ठीक है, तो तुम इंपल्स को ये भी लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम। क्या इसको लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है यहां तक? इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा मान लो कि यहां पे तुमसे ये पूछ दिया जाए, दो ऑप्शन दे दिया जाए कि डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन 2 हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ
चेंज इन मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। सारे सही हैं। थर्ड और फोर्थ होगा। देखो कैसे। हाँ, इधर देखो, जे बराबर क्या लिखा मैंने, डेल्टा, इधर देखो, हल्ला नहीं यार, बहुत हल्ला करते हो, जे बराबर डेल्टा पी, यही हो गया ना। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर दो। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू। अब तुमको मैं बोल दूंगा कि क्या ये मोमेंटम के डायरेक्शन में है, नहीं, ये तो है ही नहीं, पहली बात गलत हो गया। क्या वेलोसिटी के, कौन सा वेलोसिटी, वी या यू, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं। क्या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, हाँ, क्योंकि यहां से अगर तुम m कॉमन निकालोगे तो क्या बचता है, v माइनस यू। अगर इसी को डिवाइड कर देंगे t से तो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। और तुमको अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो तुम एक्चुअल डेफिनेशन से चलो। एक्चुअल डेफिनेशन में क्या है, ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। और यहां से दिख रहा है कि चेंज इन मोमेंटम के भी डायरेक्शन में है, तो ये और ये दोनों सही होगा। हाँ, तो गलत एंगल से सोच रहे हो ना तुम। देखो यही है ना, देखो कुछ भी नहीं, हाँ हो गया, कुछ भी नहीं बोलना होता है। अब तुम सारे बोले थे डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ये गलती तो करना ही नहीं चाहिए था। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम तो अगर मैं एक ऑप्शन भी देता तो तुम बोलते नहीं सर गलत है, सारा ऑप्शन गलत है। अगर मान लो सिर्फ दो ही ऑप्शन देता तो तुम क्या पहला मार देते, नहीं गलत है सर। चलो हाँ हाँ, सुनो सुनो, गलत सही नहीं ठहराना किसी को, ठीक है, हो गया यहां तक। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम चेंज इन मोमेंटम लिखोगे ना तो डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, क्लियर है। जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में जो भी थोड़ा देर पहले हमने सॉल्व किया था, ये वाला, ठीक है, चलो इसको मैं अलग से बनाता हूं। मैं बोल रहा हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो, ए कार मूविंग along a straight path, a car moving along a straight path whose force time graph is given, whose force time graph is given, velocity of car at time t बराबर 5 सेकेंड, velocity of car at time t बराबर 5 सेकेंड is 100 मीटर पर सेकेंड, is 100 मीटर per second. Find the velocity of car. Find the velocity of car at 10 second. ब्रैकेट में लिख लेना, मास ऑफ कार इज 1000। अच्छा, मास ऑफ द कार भी 200 कर दो, ऐसे 200 kg का कार होता है क्या, हो सकती है, कौन बनाया है 200। चलो, अच्छा एक बात, हाँ, इसको इसलिए तुम लोग को अलग बैठाता हूँ, ये ऑलरेडी गलत कर रहा है और तुम इससे मास 200 kg लिख लो। हाँ, फोर्स टाइम ग्राफ है। अच्छा, तुमको वेलोसिटी कहाँ का दिया हुआ है, यहाँ का, कहाँ का दिया हुआ है, यहाँ का, और तुम्हें निकालना कहाँ का है, यहाँ का। 200 kg। मतलब देखो, अगर कोई स्मार्ट बच्चा है ना तो देखो कैसे सोचेगा कि हमें दिया हुआ फोर्स टाइम ग्राफ, अब पूछ रहा है वेलोसिटी,
इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे कि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम में ही इम्पल्स और वेलोसिटी दोनों रिलेट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, J इक्वल टू डेल्टा P। अब हमको ये पता है कि ये J कहां से निकलेगा, ग्राफ से, और डेल्टा P तो हम जान ही रहे क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अब बताओ क्या लिखूंगा, J बराबर में एम वी माइनस एम यू। क्या तुम्हें U दिया हुआ है, तो अगर U दिया हुआ है तो बताओ क्या लिखूंगा, एम वी बराबर क्या लिख दूंगा, J प्लस एम यू। तो बताओ V बराबर क्या आ जाएगा, J बाई एम प्लस यू। कितना गलती करोगे, तुमको U V दिखता है, V U दिखता है। इसका मतलब क्या तुम्हें मास दिया हुआ है, हाँ। क्या तुम्हें U दिया हुआ है, हाँ। तुम्हें क्या निकालना है, J। मास, फिर से तुम एक ही बात पूछते हो, क्वेश्चन नहीं लिखा है तुम, क्वेश्चन में लिखवाया हूं मैं 200 kg, पूरा लिखते नहीं हो। पर प्रॉब्लम एक चीज है इसमें कि J कितना होगा, तुमको क्या लगता है पूरा एरिया लेना है, पूरा एरिया लेना है, नहीं, यही तो कंफ्यूजिंग है। शुरुआत का पॉइंट कहां है, तुक्का ही तो नहीं मानना है, शुरुआत का पार्ट यहां है और फाइनल कहां है, यहां, तो एरिया सिर्फ यही लेंगे ना। एरिया किसका निकालते हैं, जहां से जहां चल रहा है, कहां से चल रहा है, टी बराबर 5 सेकंड से लेकर टी बराबर 10 सेकंड। तो अब बताओ यहाँ पे जे का वैल्यू कितना होगा, 50। 100.50 डिवाइड बाय 200 प्लस 100.25 मीटर पर सेकंड। यार पक्का, देखो मैं भरोसा करके लिखा हूं, ये यार है। क्यों भाई, तुम कहां सोचे पड़ गया, तुम फॉर्मूला भी गलत लिखा है, यहां मास से डिवाइड कौन करेगा, मैं। तुम अगर देख के गलत उतार रहे हो तो बहुत दुविधा वाली बात है। क्या नहीं आ रहा है, अच्छा ये बात तुम लोग डाइजेस्ट किए कि एरिया सिर्फ ये वाला होगा, क्योंकि मोशन हम कहां से कहां लिए हैं, 5 सेकंड से 10 सेकंड। अच्छा मान लो कि मैं बोलता कि इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, मतलब टी बराबर 0 सेकेंड पे, तब कौन से एरिया लेते, पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक। अच्छा मान लो कि ऐसा होता कि टी बराबर 0 सेकेंड पे दे दिया जाए स्पीड और टी बराबर 5 सेकेंड पे पूछ ले, तो कौन सा एरिया लोगे, ट्रेपीजियम वाला, ये वाला, बस। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, सिलेक्शन ऑफ, ये तो कर लोगे ना 50। अगर तुम ये नहीं कर रहा हो तो फिर तो बहुत दुविधा वाली बात है। क्लियर है यहां तक, हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो, तो हमारा इंपल्स हो गया, तो मतलब हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकेंड लॉ पढ़ लिया, अब कौन सा बचा है, थर्ड लॉ। तो डालो हेडिंग, न्यूटन का तीसरा नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ, अरे मोशन का ही लॉ न्यूटन ने ही दिया था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लिखो या थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो, कोई बहुत दुविधा है तुम लोग के साथ। बहुत फेमस कोटेशन, क्या है फेमस कोटेशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल, क्या बोल रहे हो, वाह, तुम फिजिक्स छोड़कर अध्यात्म पढ़ रहे हो क्या, हाँ। चलो इधर देखो, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका क्या मतलब देखो, तो चाकू को,
तो तुमको ये इतनी खतरनाक खतरनाक आइडिया कहाँ से, चाकू से मारने वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ इधर देखो हो गया, चलो टॉपिक से वापस आओ। ये M1 और M2 क्या है, दो मास, ठीक है। M1 क्या करेगा, M2 को अपनी ओर अट्रैक्ट, इसको मान लो कि F1 फोर्स से किया, तो ये फिर ये M2 क्या करेगा, M1 को अट्रैक्ट मान लो F2 फोर्स से। ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद आ रहा है ना। चलो तो इसका मतलब यहां पे F1 एंड F2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर, इसी को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी और डिटेल में समझेंगे चीजें। चलो एक काम करते हैं, अच्छा तुम लोग को मैं ये बताया था कि कभी भी कोई भी इंसान अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो लगाने वाला कोई दूसरा होगा। अच्छा जिसने तुम पे फोर्स लगाया उतना ही फोर्स तुम भी उस पे लगा रहे हो, हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। मान लो कि एक ब्लॉक है और उसको मैं रख दिया हूं इस सरफेस पे, रेस्ट पे, ठीक है। इसका मास मैं बना लेता हूं m। अगर मैं इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये मान लो ब्लॉक है, अब मुझे इसका क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक नीचे क्या लगेगा, वेट, एक ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, क्लियर है। ये हो गया वेट और ये हो गया नॉर्मल। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है, यस, क्योंकि तुम्हारा ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे, ठीक है। क्या अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये भी है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हो गया, हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये नॉर्मल एंड वेट जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, बोल सकता हूं क्या, बताओ, बोल सकता हूं क्या ये नॉर्मल एंड वेट एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं, बिल्कुल। यहां पे ये नॉर्मल एंड वेट एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। देखो समझाओ, एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुमको ये देखना कि ये नॉर्मल लगाया किसने, ग्राउंड ने, तो मतलब इस नॉर्मल का रिएक्शन किस पे होगा, ग्राउंड पे। जैसे तुम इस ध्यान से देखो, ये M1 ने क्या किया, M2 पे फोर्स लगाया, ये F1, तो अब बताओ कि इस F1 का रिएक्शन किस पे होगा, M1 पे। तुमको ये देखना कि कोई फोर्स लगा कौन रहा है। जैसे मान लो कि दो मास हुआ ना, एक मास ये है और एक मास ये है, इसने इसको खींचा कुछ F1 फोर्स से, ठीक है। तो ये फोर्स लगाया किसने, ये वाले ब्लॉक ने, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस पे भी एक फोर्स लगेगा और वो कौन लगाएगा, दूसरा ब्लॉक। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्लियर है। इसका मतलब क्या कि एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी पे नहीं लगना चाहिए। तुमको एक्शन रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा यह देखना है कि ये फोर्स लगा कौन रहा है, जो लगा रहा है उसी पे उसका रिएक्शन होगा। जैसे मान लो तुम लोग थप्पड़ खाते हो मम्मी से, तो तुमको थप्पड़ पड़ी तो तुम पे लग गया एक्शन, पर वो थप्पड़ लगाया किसने, मम्मी ने, तो रिएक्शन किस पे होगा, मम्मी पे, उनके हाथ पे, क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल और वेट एक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन में कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर सबसे पहला कंडीशन देखें तो क्या होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो को डेफिनेशन में ही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक बॉडी पे नहीं लगेगा, इस बात को हमेशा ध्यान देना। क्यों,
तुमको एक्शन रिएक्शन एक फोर्स है ना, तो तुम पे फोर्स लगाना, एक इंसान तो एक टाइम एक ही फोर्स लगा रहा है। हाँ हाँ बताओ। टकरा गए। हाँ, मान लो कि एक बॉल इधर से आया, एक बॉल इधर से आया, टकराया, तो ये बॉल इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये बॉल इस पे इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा ऐसा तुम बोल रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। तीन बॉल, एक बॉल ये हो गया, थम जाओ, एक इधर से आया और एक इधर से आया। देखो जैसे ये इस पे टकराएगा, ये लगाएगा इस पे फोर्स एक्शन, ये पलट किस पे क्या लगाएगा, एक रिएक्शन। अब उस तरह जैसे ये इधर आया, तो ये क्या करेगा, इस पे लगाएगा इधर एक्शन, तो ये पलट किस पे क्या लगा देगा, रिएक्शन। अब समझ में आया? तो यहाँ पे दो फोर्स है, तो भी हाँ कोई जरूरी नहीं है, बराबर फोर्स लगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इधर से तेज हिट किया इधर से कम हिट किया तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हाँ हाँ आराम से समझ में आ रहा। हाँ यहाँ देखो, यहाँ की बात यहाँ, क्लास की बात क्लास में, ठीक है, हो गया ये। तो अब बताओ कि अगर ये नॉर्मल और वेट एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये नॉर्मल और वेट आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं है, बट मैंने क्या बोला कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, मतलब कि अगर ये नॉर्मल एक्शन है तो इसका एक रिएक्शन होगा, अगर ये वेट एक्शन है तो इसका एक रिएक्शन होगा। अब मुझे वो ढूंढना है। देखो वो कैसे निकलेगा, ये मान लो कि सरफेस है और सरफेस पे ही एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, हम ना क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करके बनाते हैं, इसी ब्लॉक को हल्का सा अलग कर दिया ऐसे सब, मान लो टच ही कर रहा है, ठीक है, वो हम दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग कर दिए हैं। ग्राउंड ने क्या किया, इस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाया जिसको हमने क्या बोला, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये भी क्या करेगा, ग्राउंड पे एक नीचे फोर्स लगाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, नॉर्मल। अच्छा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, दोनों बराबरी फोर्स है ना। अगर मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं N1 और इसका नाम दे देता हूं N2, तो ये दोनों जो N1 N2 है वो क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, टू डिफरेंट बॉडी पे है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अनअपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये मैंने इसका रिएक्शन निकाल दिया, बट मुझे वेट का भी चाहिए। तो फिर सोचो कि ये वेट लगा कौन रहा है, तो ये वेट कौन लगाता है, अर्थ। तो इस वेट को समझने के लिए ऐसा समझो तुम कि मान लो कि ये एक अर्थ है, ये अर्थ है हमारा, और ये ब्लॉक उस पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थ क्या करता है, इस ब्लॉक को अपनी सेंटर की ओर खींच रहा है, तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेट, और ये मान लो W1, इसको मान लो W1 नाम दे देता हूं, इसको W2। तो ये जो है ना दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है, हाँ, अपोजिट इन डायरेक्शन है, हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, हाँ। कहानी क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? तो ये हो गया कहानी हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर का, क्लियर है। चलो मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग सॉल्व कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को बताना है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। चलो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन 0 है, मतलब सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो इस ब्लॉक पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स है फिलहाल, तीन, कौन कौन सा बताओ। कौन सा, तो कौन लगा रही है, बताओ फोर्स। वेलोसिटी से भी फोर्स आता है, कितने फोर्स है इसमें, दो, एक नीचे वेट, एक ऊपर नॉर्मल। तो बस इसी दोनों का एक्शन रिएक्शन बताना है तुम्हें, बताओ फटाफट, फटाफट करो, आगे बढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अलग अलग करके दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया ब्लॉक और ये हो गया हमारा वेज।
एक ब्लॉक पे लगेगा नीचे वेट और एक ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो यही क्या करेगा, इस वेज पे भी एक नीचे नॉर्मल लगाएगा। ये मान लो कि W1 है, ये N1 है, ये N2 है। तो यहाँ पे ये जो N1 और N2 है वो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है। और ये W क्या हो गया, वेट, इसका रिएक्शन किस पे लगेगा, अर्थ पे। ठीक है, तो वो भी तुम दिखा सकते हो। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया ना? हाँ, वेज पे कितने फोर्स लगेंगे, 3। कौन कौन सा देखो, एक तो नॉर्मल इसने लगाया, एक इसका वेट, और एक सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करो। The force time graph is given below. The change in momentum of an object in 5 seconds. चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स। इसको एरिया नहीं इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स कैसे निकलता है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तुम लोग ना मतलब शांति से सोचा करो, ऐसा तो बहुत हड़बड़ी में नहीं कि इसका एरिया उसका एरिया। बताओ कितना होगा, 175। 100 हो गया तुम्हारा वो स्क्वायर वाले का, और ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 25 या 75। हाँ सही है, 175। तुम टाइम लिया करो। 175। हाँ हो गया। मैं हूं ना यहाँ पे सही गलत करने के लिए, तुम लोग आपस गंदा है मल्टीप्लीकेशन। तुम अच्छा खासा लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन कर दोगे। इधर देखो, ये कितना है 50, ये क्या है फोर्स, ये क्या है टाइम। तुम ये नहीं निकाल पा रहे हो, बताओ तुम लोग कितना आ रहा है आंसर, 175। और ये कितना है 2, ये कितना है 5। ये एक एरिया, ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 2, और एक ये एरिया 1/2 इंटू 3 इंटू 50। ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है कर लो जिसको जैसा आसान है। क्या जाएगा 175। ये नहीं हो रहा है तुम लोग से। हो गया, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छा तुम लोग ने डायमेंशन फार्मूला भी देख लिया था ना। चलो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ फटाफट सारे लोग। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स, अरे इम्पल्स है क्या, मोमेंटम ही तो है। तो क्या आ जाएगा एम एल टी के पावर -1। क्लियर है, समझ में आया? चलो हेडिंग डालो, लिखो फ्रिक्शन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों लोग के लिए समझना यहाँ पे, बट पेशेंस से समझोगे तो ये भी आसान है। ठीक है, अभी तक तुम जो नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे थे ना, वो किसी का पार्ट होता है। नॉर्मल फोर्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी का एक पार्ट है, मतलब किसी का टुकड़ा है। और वो किसका टुकड़ा है, कांटेक्ट फोर्स का। किसका, कांटेक्ट। जब ये दो ब्लॉक को हम लोग आपस में ऐसे दबा रहे हैं ना, जब टच कर रहा है ना, तो टच करने से नॉर्मल नहीं लगता है, क्या लगता है, कांटेक्ट। और उस कांटेक्ट फोर्स का ही दो पार्ट है, एक है नॉर्मल और दूसरा है फ्रिक्शन। क्लियर है? अब देखो कैसे बता रहा हूं। मान लो कि एक सरफेस है और वो कुछ ऐसा रफ है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे चल रहा है,
ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे भी आ गया, फिर यहाँ भी आ गया, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो क्या ये सरफेस और ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है? तो कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? ये कांटेक्ट फोर्स कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लगेगा, उसका मन है ऐसे भी लगेगा, यहां भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ऐसे कहीं भी लग सकता है। क्लियर? कैसे लगेगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, रैंडम। अब देखो, जैसे कि एक सरफेस है यहां पे और इसके ऊपर एक सरफेस और इसके ऊपर एक ब्लॉक चलने का कोशिश कर रहा है। एक ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे, ऐसे आगे भाग रहा है मान लो, और ये सरफेस है रफ, ठीक है। अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है ना, तो इस पे एक लगेगा कांटेक्ट फोर्स। क्या लगेगा? एक कांटेक्ट फोर्स। और वो कांटेक्ट फोर्स कौन लगाएगा? सरफेस फ्रिक्शन। ये जो सरफेस है इस पे क्या लगाएगा? एक कांटेक्ट। सही से बैठो पहले। कांटेक्ट फोर्स हमेशा किसकी वजह से आता है? दो बॉडी के कांटेक्ट होने की वजह से। तो ये कांटेक्ट फोर्स है ना जो ऐसे लगेगा। अब तुम बोलोगे सर अभी तक तो आप तो परपेंडिकुलर करवा रहे थे, ये सडनली से एंगल पे लगने लगा। जब ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा ना तब कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा। बोले कि ये कैसे हो रहा है? मतलब दुनिया ही पलट गई, अभी तक जो पढ़े थे सब गलत हो गया। थम जाओ, थम जाओ, पेशेंस रखो, हम है ना यहाँ पे। जब अगर ये सरफेस और ये ब्लॉक जब रेस्ट पे होगा तो कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। पर जैसे वो चलने का कोशिश किया या फिर चलने लगा तो कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? ऐसे एंगल पे। अब बोलोगे सर ये चमत्कार कैसा हो रहा है? यही फैक्ट है। अभी फिलहाल कांटेक्ट फोर्स कैसे लग गया? ऐसे। ये मान लेता थोड़ी देर के लिए एंगल थीटा पे लग रहा है। तो अब बताओ कि अगर ये कांटेक्ट फोर्स है एफ सी, क्या नाम दे दिया मैं इसको? एफ सी। तो एफ सी क्या हो गया हमारा? एक कांटेक्ट फोर्स। इस कांटेक्ट फोर्स का कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट है? दो। एक कंपोनेंट किधर आएगा? इधर। इसको क्या बोलेंगे? एफ सी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा क्या? एफ सी साइन थीटा। ये जो अभी तक नॉर्मल तुम लोग पढ़ रहे थे ना, वो एफ सी साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। और ये एफ सी जो कॉस थीटा है वो क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताओ जब ये रेस्ट पे होगा तो क्या फ्रिक्शन कितना होगा? तो नॉर्मल कांटेक्ट किधर लगेगा? ऊपर। समझ में आया? तो तुम बताओ क्या फ्रिक्शनल फोर्स कोई एक फोर्स है? क्या नॉर्मल फोर्स कोई फोर्स है? ये दोनों फोर्स किसके पार्ट हैं? कांटेक्ट फोर्स के। किसके? कांटेक्ट फोर्स के। तो कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट हो गया, एक हो गया नॉर्मल फोर्स और एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इस कांटेक्ट फोर्स के दो पार्ट हो गए, एक हो गया तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स और एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। ना बोल इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। अरे नाम है इसका नॉर्मल फोर्स। एक मिनट पहले एक डाउट पूछो। नहीं, एफसी को नॉर्मल कहूं? एफसी को कांटेक्ट इसलिए तो एफ सी लिखा हूं। सी का मतलब क्या? कांटेक्ट। और इसी एफ सी का दो कंपोनेंट हो गया, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाला जो सरफेस वो क्या हो गया? पैरेलल टू जो सरफेस है वो फ्रिक्शन हो गया, और जो परपेंडिकुलर टू सरफेस है वो नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब कि नॉर्मल फोर्स कोई एक अलग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स कोई एक अलग फोर्स नहीं है, ये दोनों किसका पार्ट है? कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? हो गया यहां तक? तो हमें कौन सा फोर्स पढ़ना है आज? ये वाला। क्लियर है? अरे हो गया बस करो। ये पहले इसको नोट करो। बढ़िया। नहीं, कॉन्टेक्ट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है।
हाँ, तुम बोला ही मत करो। क्यों अपना गलत इमेज बना लिए हो? हाँ, मछली बाजार बना देता है। इधर देखो, हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें पढ़ना क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स। और अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? देखो, मान लो कि एक सरफेस इस पे रेस्ट कर रहा है, सरफेस पे एक ब्लॉक क्या कर रहा है? रेस्ट। ठीक है, जिसका मास क्या है? m। अभी वो फिलहाल क्या कर रहा है? रेस्ट। ठीक है, फ्रिक्शन का जो इंपॉर्टेंट काम है वो तुमको बताता हूं। फ्रिक्शन करता क्या है? तुम लोगों को क्या लगता है, फ्रिक्शन दोस्त है या दुश्मन? दोनों है, जो कि क्लास 8 में पढ़ रहे हो। ठीक है, दुश्मन तुरंत बोल दी। बट एक बात बताओ, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा दोस्त है। ठीक है, दुश्मन भी है, दोस्त भी है, जो समझना समझो, बट फिलहाल हमारे लिए क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? दोस्त है। फ्रिक्शन क्या करता है ना, कि दो ब्लॉक जिसके साथ दो एक ब्लॉक कांटेक्ट में है ना, उसको साथ साथ रखने का कोशिश करता है। दो चीजों को बाइंड करके साथ रखने का कोशिश करता है फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ब्लॉक मान लो कि आगे जा रहा है। हाँ, परिवार के बीच को बांधने वाला कड़ी है ये। मान लो ये ब्लॉक इधर आगे वेलोसिटी से चल रहा है, वो कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। ठीक है, जब ये आगे चलेगा, ठीक है, तो नीचे वाला सरफेस तो फिक्स है, वो बढ़ेगा क्या? नहीं। बट जो ब्लॉक का सरफेस है वो किधर जा रहा है? आगे। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि भाई तुम आगे मत जाओ, तुम ब्लॉक के, सॉरी, सरफेस के साथ रहो, छोड़ना नहीं है। ठीक, अरे ये आगे जा रहा है इस सरफेस से सोचो, अभी इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये जैसे आगे बढ़ेगा तो यहां पर वाला सरफेस से तो कांटेक्ट हट गया, अब यहां पे आ गया। ठीक है, बट वो अपने साथी पे नहीं बदलने देता है, बोलता है ये चाह क्या रहा है कि तुम यहीं रहो, इसको छोड़कर मत जाओ। कोई जरूरी नहीं कि वो जो चाह रहा है वही होगा ही, कोई जरूरी नहीं है, बट वो कोशिश करेगा। क्लियर है? अब तुम सोचो कि इसका वेलोसिटी आगे है, तो उस वेलोसिटी की वजह से वो आगे जा रहा है, बट फ्रिक्शन क्या बोल रहा है? नहीं भाई तुम आगे मत जाओ। तो फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा? इसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? और घटा कितना करना चाहेगा? 0। भाई रुक, यहीं रुक जा। अगर इसका वेलोसिटी घटाना चाहेगा तो क्या ये हवा में घटा देगा? क्या लगाएगा? फोर्स। क्या लगाएगा? एक्सेलरेशन या फिर फोर्स। और वो एक्सेलरेशन किधर होगा? पीछे, क्योंकि इसका वेलोसिटी को क्या करना है? कम। अब बताओ, एक्सेलरेशन पीछे तो फ्रिक्शन किधर? पीछे। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। समझ में आ रहा है क्यों पीछे लगा? क्योंकि ये चाह रहा है कि तुम वहीं रहो, तुम उसको छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रहो। तो इसका मतलब इसको क्या लगेगा? पीछे। तुम लोग चलो इस हिसाब से बताना मुझे। मान लो कि ये क्या कर रहा है, तुम ढोल बजा लो पहले। एक ब्लॉक, तुम ही लोग बताना। देखो यहां से तुमको डायरेक्शन डिसाइड करना आसान हो जाएगा। अभी तक तुम लोग सिंगल ब्लॉक पे चल रहे थे, अब मैं चलता हूं डबल ब्लॉक पे। समझाओ, लॉजिकल, बी लॉजिकल, जो लॉजिक में बताया। मान लो कि ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। चलो 5 अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, 3 ले देता हूं। अभी मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम लोग को वही सीखना होगा। ठीक है, ब्लॉक ए एंड बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ग्राउंड भी फ्रिक्शन है इसमें, यहां भी फ्रिक्शन, वो जरूरी नहीं है। एक क्लास में एक बात बताओ, एक क्लास में सबको मैं सिस्टम मान लिया तो सारे बच्चे किस स्पीड से बाहर निकलेंगे? हाँ इधर देखो, कैसी लॉजिक है। थमो, थमो। हाँ, तुम लोग को सोच रहे हैं बहुत टफ हो जाता। अब बताओ, पहले चलो,
क्या ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट में है। क्या यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा? हाँ। कांटेक्ट फोर्स के कितने पार्ट? दो, फोर्स फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। तो इसके ऊपर एक नॉर्मल भी लगेगा और एक फ्रिक्शन भी लगेगा। अब मुझे ये डिसाइड करना कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे। अब तुम देखो, इन दोनों को थोड़ा सा अलग बनाते हैं। हाँ हाँ, हल्ला नहीं करना है, तुम ही लोग बता दोगे, हमें कुछ करना भी नहीं है। देखो थोड़ा सा अलग कर दिया हूं मैं। ये किधर जा रहा है? आगे। कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। ये किधर जा रहा है? आगे। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि दोनों साथ में चलो, अलग अलग नहीं चलना है। बट अब बताओ क्या दोनों का वेलोसिटी सेम है? तो दोनों आगे, क्या दोनों एक साथ चलेगा? नहीं। फ्रिक्शन चाहेगा कि साथ चलो, बट क्या दोनों सेम साथ चल पाएगा? नहीं। क्या फ्रिक्शन को साथ चलाने की कोशिश करेगा? हाँ। अब बताओ कि ये तो तेज भाग रहा है, समझो, ये क्या भाग रहा है? तेज आगे, ठीक है। और ये क्या भाग रहा है? थोड़ा स्लो। तो क्या ये आगे निकल जाएगा? तो ये फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा? इसको रोकने का कोशिश करेगा। तो बता, इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? पीछे। एक्सेलरेशन किधर लगेगा? पीछे। ताकि क्या करेगा? इसकी स्पीड को स्लो कर दे। जीरो नहीं, मतलब बराबर। क्या कर दे? जीरो नहीं, क्या कर दे? बराबर। अगर जीरो कर दे, वो चलता ही रहेगा, तो फिर से गैप बढ़ रहा है। क्या कर दे? बराबर। या फिर एक काम कर दे, इसके स्पीड को बढ़ा दे। अभी ये 10 है, इसको चलो तुमको ही बढ़ा देता हूं। तो इसका स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? आगे। तो फ्रिक्शन किधर? आगे। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? लॉजिकल ढूंढना है, सब कुछ वो तुक्का नहीं मारना है। क्लियर है? अच्छा बताओ, इस पे क्या है? नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है, वो किधर लगेगा? पीछे। क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो ग्राउंड क्या चाहेगा इसके लिए? भाई रुक रुक रुक, आगे मत जा, इसको पीछे करेगा। समझ में आया फ्रिक्शन का डायरेक्शन? एक मिनट, चलो हाँ इधर देख लो, इसका कंफ्यूजन देखो। चलो मैं फोर्स बना रहा, हाँ तुमको ऑलरेडी प्रॉब्लम है और तुम फिर से बात करते हो, तो वो तो समझ जाएगा तुमको हो जाए नुकसान। तुम सबसे अलग बैठा करो, अकेला। अब देखो इधर, अच्छा ये ब्लॉक आगे जा रहा था, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? नहीं 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 रुको, पीछे आओ। इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। ये फ्रिक्शन लगाया किसने? ऊपर वाले ने, क्योंकि फ्रिक्शन किसका पार्ट है? कांटेक्ट फोर्स का। और ये कांटेक्ट फोर्स लगा कौन रहा है? ऊपर वाला ब्लॉक। क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, तो ये इसको क्या चाहेगा? पीछे लगो। बट ये भी इस पे ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, वो किधर लगाएगा? आगे। नहीं भाई रुको, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन होगा? यस। नहीं नहीं, लैंग्वेज बहुत आसानी से लिखेगा। अभी समझ में आ रहा है? बस लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो ये मान लो F1 है, F1 सॉरी FR1 है, ये FR2 है। तो अब बताओ ये कौन सा फ्रिक्शन, दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है? अच्छा अब देखो, क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा? किधर लगेगा? पीछे। ये FR3 मान लेता हूं। ये कौन लगाया? ग्राउंड। क्लियर है? यहां तक डायरेक्शन ढूंढ लोगे। अब तुम ही लोग बताओ, ये फ्रिक्शन कब तक लगाना चाहेगा? जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते। इसका मतलब क्या फ्रिक्शन इसको रोकना चाह रहा है? नहीं। क्या फ्रिक्शन चाह रहा है? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और सोचो, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो क्या ये ए और बी आपस में रेस्ट में हो जाएंगे? नहीं समझे ये बात? कि ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, दोनों 3 से चल रहा है, तो आपस में क्या हो गया? रेस्ट में। ठीक है? क्या ये सच में रेस्ट में है? देखो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव चीज है, किसी के लिए रेस्ट, किसी के लिए मोशन। बट क्या ए और बी आपस में रेस्ट में हो जाएंगे? हाँ। तो इसका मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना? 0। तो फ्रिक्शन क्या कोशिश करता है? वेलोसिटी 0 कोशिश करने का, या रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। और कब तक लगेगा फ्रिक्शन? जब तक रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो जाए। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन वेलोसिटी को अपोज करता है या रिलेटिव वेलोसिटी को? क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को? रिलेटिव मोशन को। यही तुम पढ़ते आ रहे थे क्लास 8 में, कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन दी, या फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट दी रिलेटिव मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ये बात?
क्लियर है यहाँ तक? चलो इस बात को अपने लैंग्वेज में कॉपी करो और खुद के लैंग्वेज में लिख डालो। ये बात बुक में बहुत घुमा के देता है, ठीक है? तो बुक से पढ़ने का कोशिश करोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे 20 ब्लॉक बना दूंगा तुम लोग सबको बता दोगे किस पे किधर फ्रिक्शन लगेगा। तुमको वो देखना है कि उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है या पीछे। अच्छा सोचो, अभी बी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? किधर लग रहा है? पीछे। अगर मैं इसका स्पीड 13 कर दूं तो कितना लग लगेगा? आगे। देखा, फ्रिक्शन रंग बदलता है गिर-गिर की तरह, और वो रंग बदल के अच्छे काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मतलब वो फ्रंट फुट पे भी खेल रहा है, बैक फुट पे भी खेल रहा है, ताकि दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए? 0, कि दोनों साथ रहो। हो गया? फटाफट करो। कौन नहीं लिख रहा है? खुद की लैंग्वेज में लिख लो कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज। सॉरी, रिलेटिव मोशन को अपोज। कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन होने नहीं देगा। वो क्या करेगा? रिलेटिव मोशन कितना हो जाए? 0। मोशन 0 करेगा? नहीं। हो गया? आगे बढ़े? मिटा दो इसको? पक्का? चलो अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एक ब्लॉक इस पर रख दिया मैं, ठीक है? ये मास m। अब यहाँ पे सिंगल ब्लॉक है, ग्राउंड हमारा रेस्ट में है, तो सिंपल से यहाँ पे अपने आप मोशन सिंपल मोशन हो जाएगा। एक्चुअली वो रिलेटिव मोशन की अप्रोच कर रहा है, बट यहाँ पे वो रिलेटिव नहीं हम लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड हमेशा हमारे लिए क्या है? रेस्ट। चलो मान लो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, और मैंने क्या किया कि इस पे एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। कितना लगाया? 5 न्यूटन। जैसे तुम इसको बारे में समझो कि ये ब्लॉक है, इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ? ये रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है? इस पे फिलहाल नेट फोर्स कितना है? 0। क्लियर है? अब मैं इस पे एक फोर्स लगाया, क्या ये चल रहा है? नहीं। मैंने इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, पर ये चल नहीं रहा है। इसका क्या मतलब कि इस पे नेट फोर्स क्या है? 0। बट क्या अभी तुमको नेट फोर्स 0 दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कि अगर मैंने 5 लगाया तो कोई तो है जो फरिश्ता बन के पीछे से भी क्या लगा रहा है? 5 न्यूटन फोर्स। कोई तो है जो इसको मूव करने की कोशिश नहीं करने दे रहा है, और वो कोई और कौन होगा? फ्रिक्शन। वो कौन है? फ्रिक्शन। तो ग्राउंड क्या कर रहा है? इस पे फ्रिक्शन लगाया। अच्छा मान लो कि इस पे 5 न्यूटन फोर्स लग ही नहीं रहा है, वो सिंपली ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस पे फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन होगा इस पे? चलो मान लेता हूं फ्रिक्शन होगा। एक तो नॉर्मल ऊपर लगा है एन, एक नीचे क्या लगेगा? वेट। अब तुम बताओ क्या लगेगा फ्रिक्शन? क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है? हाँ। तुम बोलते फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन होता है। क्या या फिर रिलेटिव मोशन हो या फिर होने का कोशिश करे? या तो रिलेटिव मोशन होगा या फिर होने का कोशिश करेगा। क्या यहाँ पे हो रहा है? क्या होने का कोशिश भी कर रहा है यहाँ पे? नहीं। क्या ये ब्लॉक अपने आप रख चलने लगेगा? क्या ये ब्लॉक अपने आप चलने लगेगा? क्या ये चलने की कोशिश कर रहा है? नहीं। अब तुम खुद से सोचो, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? 0। अगर तुमको लगता है नहीं सर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो ये ब्लॉक अपने आप पीछे चलने लगता है। थम जाओ, थम जाओ, थामो थामो, अभी सब थमो। हम बस ये पूछ रहे हैं क्या इस पर फ्रिक्शन लगेगा? मैं स्टैटिक काइनेटिक पे नहीं आ रहा हूं। लगेगा? नहीं। इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पूरा पूछ लो, पढ़ा देते हैं, उसके बाद तुमको जो पढ़े वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फ्रिक्शन कितना है इस पे? 0। इस पे फ्रिक्शन कितना है? 5। कितना है? 5। मतलब मैं फोर्स और बढ़ा दिया, बढ़ा के कर देता 10 न्यूटन, फिर भी ब्लॉक ने मूव किया। अब फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन। क्या ये फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा रहा है? क्या अपने आप को एडजस्ट कर रहा है?
अच्छा, क्या यहाँ पे ब्लॉक में मोशन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ब्लॉक में मोशन नहीं हो रहा है, फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है। जब भी ब्लॉक में मोशन ना हो और फ्रिक्शन लगे, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक मिनट, हाँ बताओ क्या डाउट? स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट मूव, चलो बहुत बढ़िया, अभी मैंने आधा अधूरा बोला है, तुम लोग सही जा रहे हो। हाँ, अरे एक मिनट मुझे भी बोल लेने दो। मैंने क्या बोला कि अगर ब्लॉक रेस्ट पे हो तो और मूव करने का कोशिश कर रहा हो तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। तुम सबने बोला बहुत बढ़िया, स्टैटिक लगेगा। चलो, मतलब मैंने क्या बोला, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो स्टैटिक लगेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो स्टैटिक नहीं लगेगा, यही ना? बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब भी स्टैटिक लगेगा। कैसे? देखो, थमो, हाँ हाँ थम जाओ। अरे कुछ नहीं, पेशेंस तो रखते नहीं हो तुम लोग। इसका अलग ही लीक से हट के डाउट होता है, फ्रिक्शन मास पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, अब बताओ, मान लो कि ये ब्लॉक चल रहा है आगे, ठीक है, और ये ब्लॉक भी चल रहा है आगे। क्लियर है? मान लो ये चल रहा है v1 स्पीड से और ये चल रहा है v2 स्पीड। ये ब्लॉक हो गया m1, ये ब्लॉक हो गया m2। सारा सरफेस रफ है, सारा सरफेस रफ है। क्लियर है? अब बताओ, m1 पे फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। कौन कौन लगाएगा? m2 और, हाँ सरफेस। सरफेस किधर लगा रहा है? पीछे की ओर। क्लियर है यहां तक? बहुत। अब देखो, ये m1 और ये m2, मैंने m1 पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया? 20 न्यूटन। क्लियर है? और वो m1 आगे बढ़ रहा है, बट m1 और m2 एक साथ आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? m1 और m2 एक साथ आगे बढ़ रहा है। m1 भी आगे जा रहा है और m2 भी, दोनों एक साथ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है? सेम। फोर्स सेम हो, कोई मतलब नहीं, बट वेलोसिटी क्या है? सेम। मतलब कि इसका भी वेलोसिटी मान लेता हूं कि 100 मीटर पर सेकेंड है, तो नीचे वाला का भी कितना होगा? 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब बताओ, क्या m1 पे फ्रिक्शन लगेगा? नहीं नहीं, m1 पे देख तो ग्राउंड लगाएगा ही। अच्छा, m2 पे फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। क्या m2 पे फ्रिक्शन लगेगा? है? है? सुनो एक मिनट, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा दिमाग से लगाओ। क्या इसमें m1 पे फोर्स है? m1 का फिलहाल स्पीड कितना है? क्या स्पीड हमेशा 100 ही रहेगा? बढ़ेगा या घटेगा? कौन घटा रहा है? बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, मतलब इसका तो क्या रहेगा? फिलहाल कितना स्पीड है? 100। और एक्सेलरेशन कितना कुछ होगा, एक्सेलरेशन मान लेते हैं, तो ये इसको क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा। बट फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों का स्पीड सेम रहे। इसका स्पीड तो बढ़ के मान लेता हूँ 100 से 105 हो गया, तो इसका भी तो 105 होना चाहिए, तब तो दोनों रेस्ट पे रहेगा। अब बताओ कि अपने आप 105 हो जाएगा कि उसको कोई बढ़ाएगा? और वो कौन मसीहा होगा? फ्रिक्शन। वो कौन होगा? फ्रिक्शन। हाँ एक मिनट, अरे एक,
एक मिनट, एक मिनट, फ्रिक्शन होगा, नो डाउट, बहुत अच्छी बात। क्या यहां पे इन दोनों ब्लॉक के बीच में मोशन हो रहा है? नहीं। तो ये कौन सा ये होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये ब्लॉक M2 मोशन में है कि नहीं है? बट फिर भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक मोशन में है, तो इसीलिए मैं बोला कि मोशन रेस्ट नहीं, रिलेटिव मोशन देखना होता है। क्या देखना होता है? रिलेटिव मोशन। क्या ये M2 M1 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है? नहीं। क्या यहां पर रिलेटिव मोशन है? नहीं। क्लियर है? तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा तो तुम इससे ये बात नहीं बता सकते हो कि उस पर स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा। तुमको ये देखना होगा कि क्या वहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं। क्लियर है? अगर यहाँ पे जैसे रिलेटिव मोशन होने लगता तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाता? फिर काइनेटिक आ जाता। क्लियर है? तो कोई जरूरी नहीं कि ब्लॉक रेस्ट पे तो स्टैटिक लगेगा। अगर ब्लॉक मोशन में है फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। इस बात को लिखो। हा? वो अभी हम बाद में बात करेंगे। लिखो, इस बात को लिखो, इस बात को नोट करो। हाँ, कि अगर ब्लॉक, उससे लिख लो कि अगर ब्लॉक मतलब रेस्ट में हो तो लगेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, बट मोशन में है फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। क्लियर है? मतलब वहां पे रिलेटिव मोशन 0 होना चाहिए। अब देखो, जब ये ब्लॉक रेस्ट पे था तो फ्रिक्शन कितना था? कितना था फ्रिक्शन? 0। जब इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, बट ब्लॉक चल नहीं रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 5। कितना स्टैटिक फ्रिक्शन? 5 न्यूटन। जब इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया फिर भी ब्लॉक नहीं चल रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है? क्या जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है? अच्छा, मान लो तुम्हारे लिए कोई एडजस्ट कर रहा है, तो एडजस्ट करने की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती होगी। ऐसा थोड़ी कि हर वक्त एडजस्ट करते रहेगा। भाई 5 तक नहीं मूव किया, 10 तक नहीं मूव किया, 15 तक एडजस्ट करेगा, हो सकता है 20 तक एडजस्ट करेगा, 20 के बाद वो नहीं कर पाया एडजस्ट, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर की चीज हो गई वो। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या करता है अपने आप को? क्या करता है अपने आप को? एडजस्ट। और जिस मैक्सिमम लिमिट तक एडजस्ट करता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जिस लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब तुम पार्ट सब पार्ट मत बनाने की कोशिश करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। ये जो म्यू एस है ना, इसको लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और तुम सबको पता है एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अभी देखो इस, अच्छा, फ्रिक्शन नॉर्मल पे कैसे डिपेंड करता है मैं अभी वो भी बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल इस बात को लिखो। तो पीछे जाकर भी तब मैं बोलता हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कॉपी करो ना। मैं खुद आगे पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ाऊंगा म्यू के म्यू में सब आएगा, अभी थम जाओ। ये एफ, ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। अच्छा बताओ, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा? हाँ, मैक्सिमम है भाई, मेरा लिमिट क्या है? वो मैक्सिमम होगा, बाकी फ्रिक्शन उससे कम ही होगा। क्लियर है? चलो, अब तुम लोग कोई बोल रहा होगा कि सर नॉर्मल पे कैसे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। चलो सोचो कि एक
ब्लॉक है, इसको रख दिया सरफेस पे, मास m, ठीक है। मान लो कभी इसको फिलहाल चलाने के लिए 20 न्यूटन फोर्स चाहिए, कितना? 20 न्यूटन, मतलब 20 से कम पे नहीं चल रहा है, 20 दे दिए तो चलने लगा, इसका मतलब फ्रिक्शन 20 से कम लग रहा होगा। मान लो कि मैं इसको ऊपर से दबा दिया, क्या ये अभी भी 20 पे चलेगा कि अब ज्यादा लगाने पड़ेगा? मान लो कि इसको चलाना है, तुम लोग फिलहाल इसको ऐसे धक्का दे रहे हो तो 20 पे चल गया, मैं इसको और ऊपर से दबा दिया तो क्या अब ये 20 पे चल जाएगा? नहीं, अब और ताकत लगाने पड़ेगा। अब बताओ, मतलब कि ऊपर से लगने वाला फोर्स इस फ्रिक्शन को इफेक्ट कर रहा है, और ऊपर लगने वाला फोर्स यहाँ पर कौन है? नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं इसको कौन इफेक्ट कर रहा है? नॉर्मल। क्लियर है? ये लॉजिकल था। हाँ, मास बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, मास तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, बट नॉर्मल भी बढ़ने से बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ। अब एक चीज और, ये जो म्यू एस है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, कि कैसा सरफेस। जैसे मान लो कि मैं नॉर्मल टाइल्स पे रखा हूं तो म्यू एस का वैल्यू क्या होगा? कम। मैं रफ सरफेस पे रख दिया, मान लो कि सैंड पे रख दिया, तो म्यू एस का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। क्लियर है? अच्छा एक बात और, अब जैसे ही ब्लॉक चलने लगा, इसी केस में आ जाओ कि एक ब्लॉक को मैं इस पे रख दिया था, मास m, जब मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? 0। बट फ्रिक्शन बढ़ते 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 स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ के कहां तक आ गया था? 15 न्यूटन। ठीक है, और यही 15 न्यूटन कौन सा फ्रिक्शन था हमारा? लिमिटिंग। कि अगर तुम इससे कम दिए तो ये नहीं चलेगा, बट इससे जैसे ज्यादा दे दिए तो ये चलने लगेगा। क्लियर है? अब जैसे चलने लगेगा, क्या वो स्टैटिक रहा? नहीं, अब क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको भी हम लोग वही लिखते हैं, म्यू के इंटू एन। अब यहां पे म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, नहीं भाई, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। जब मोशन होने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। और जब तक मोशन नहीं हो रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? मोशन यहां पे जब भी मैं बोल रहा हूं तो ये कौन सा मोशन है? रिलेटिव। वहां ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन कितना था? 0। ठीक है ना? हम फ्रिक्शन में जब भी मोशन की बात करेंगे तो वो मोशन कैसा होगा? रिलेटिव मोशन। क्लियर है? यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ग्राउंड रेस्ट पर भी चलने लगा तो रिलेटिव मोशन होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं फ्रिक्शन का ग्राफ बनाऊं, सोचो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जब ब्लॉक रेस्ट पे था तो फ्रिक्शन कितना? 0। जैसे जैसे फोर्स में बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे फ्रिक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगा? एक मैक्सिमम लिमिट तक, और वो जो मैक्सिमम लिमिट होगा कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसका वैल्यू क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। क्लियर है? उसके बाद जैसे ब्लॉक चलने लगेगा, चलने के बाद क्या वो एडजस्ट करेगा? नहीं, चल रहा चलते रहेगा। एडजस्ट करेगा वो? नहीं। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। अच्छा एक चीज और, इसका, अच्छा ये तो मैक्सिमम लिमिट था, जैसे चलने लगता तो हल्का सा फ्रिक्शन घटता है, और घटने के बाद वो क्या हो जाएगा? सीधा हल्का सा घटेगा, क्योंकि ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग, मतलब मैक्सिमम। मैंने मैक्सिमम बैरियर को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर वो कम होगा, फिर उसके बाद चलने लगेगा। तुम लोग, तुम पूछ रहे हो ये कैसे होगा? देखो, तुमने किसी चीज को धक्का देने की कोशिश किया है, एक बार जब तुम उसको धक्का दे रहे हो ना तब तक तो दिक्कत हो रहा है, जैसे वो चलने लगता है ना उसके बाद कम ताकत लगाने पड़ता है। इसका मतलब कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। क्या होगा? कम। बताओ यहां तक कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। ये कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। क्लियर है? तो ग्राफ समझ में आया? देखो बस इसका थ्योरी में ये इतना था, बाकी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, बट ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझना जरूरी है? देखो मैं बता रहा हूं, हो गया ना ये। अब देखो इसका न्यूमेरिकल पे पार्ट पे आ जाते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक में रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, और इसका मास है
मास चलो दे दिया हूं मैं 3 kg, कितना दे दिया 3 kg। अच्छा तुमको म्यू एस और म्यू के का वैल्यू हमेशा दिया जाएगा, ठीक है। इन जनरल में म्यू एस जो है ना बड़ा होता है किससे, म्यू के से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था लिमिटिंग में ज्यादा और काइनेटिक क्या था कम, इसलिए म्यू एस क्या होगा ज्यादा। 99% केस में म्यू एस बड़ा होगा। क्लियर है? हमको इसीलिए मैं बोला था कि तुम लोग बोलोगे 1% केस हम डिस्कस करेंगे कभी और। क्लियर है यहां तक? चलो मान लो इस पे एक फोर्स लगाया मैं 20 न्यूटन का, कितना लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। चलो 20 नहीं करो 2 न्यूटन ही कर दो, कितना कर दिया 2 न्यूटन। यहां पे म्यू एस का वैल्यू है 0.2 और चलो 0.3 कर देते हैं, और म्यू के का वैल्यू है 0.2। सबसे पहले हमको निकालना है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके लिए क्या करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक नीचे क्या लगेगा 30 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, और एक लगेगा इधर पीछे की ओर फ्रिक्शन, ठीक है। अब वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक हम वो देखते हैं। सबसे पहले तुम आंख बंद करके क्या निकालो लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होगा म्यू एस इंटू एन, ठीक है। 0.3 इंटू 30 मतलब कितना 9 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, इससे कम होगा बट इससे ज्यादा नहीं होगा। अब बताओ मैंने फोर्स कितना लगाया है 2 न्यूटन, और मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन 9। अब बताओ फिलहाल इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, क्या ये ब्लॉक चलेगा, क्या ये ब्लॉक चलेगा नहीं। जब ये ब्लॉक नहीं चलेगा तो ये फ्रिक्शन कितना होगा 2 न्यूटन का, कितना होगा 2 न्यूटन। क्यों होगा 2 न्यूटन का, क्योंकि मैंने क्या लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, तो इस पे भी पीछे से कितना लगेगा 2 न्यूटन। मैक्सिमम कितना लग सकता है 9, समझ में आ रहा मैक्सिमम कितना लगेगा 9। अगर तुम सोचो 9 लगने लगता, मान लो कि अगर 9 लग जाता फ्रिक्शन, तो आगे लग रहा है 2, मैंने लगाया आगे बट ब्लॉक किधर जा रहा है पीछे, ये जादू हो रहा है नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां लग सकता है 0 से लेकर मैक्सिमम के बीच में, तो यहां पे फ्रिक्शन कहां से कहां लगेगा 0 से लेकर 9 के बीच में, कुछ भी लग सकता है। तो 0 से 9 के बीच में क्या आ रहा है 2। क्लियर है? अच्छा यहीं पे सोचो अगर इसी में कितना आया था 9 न्यूटन, अगर इसी में ये फोर्स को मैं 20 न्यूटन कर दूं तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, नहीं। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, कितना लगेगा देखो 0.2 इंटू 30, अब कितना लगेगा 6 न्यूटन, और कंटिन्यू लगेगा 6। क्यों, अरे जब चलने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन काइनेटिक, अब कौन सा कोएफिशिएंट लोगे काइनेटिक वाला। क्लियर है? अब ये चलेगा ना, मैक्सिमम लिमिट कितना है 9, मैंने फोर्स कितना लगाया 20, ये रुकेगा नहीं, चल जाएगा। तो अब जैसे चलने लगेगा तो स्टैटिक से हट के कहां जाएंगे काइनेटिक पे। तो अब बताओ, तो अगर तुमसे कोई पूछेगा फाइंड द एक्सेलरेशन तो कितना होगा इसका, नहीं 2 क्यों होगा, किसका निकालना है एक्सेलरेशन। थम जाओ, एफ नेट बराबर क्या होता है एम ए, एक्सेलरेशन तो यहीं से आएगा ना। अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 20 माइनस 6, अरे 20 आगे लग रहा है और पीछे कितना लग रहा है 6, बराबर में एम ए मतलब 3 ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? चलो अगर क्लियर है एक क्वेश्चन और आंसर कर दो। नहीं तुम जो किए हो वो कुछ नहीं था, अब यहां जो करोगे वो बहुत अलग है। ये है तुम्हारा 30 डिग्री, ये है 3 kg, इस पे जो फोर्स F लगा है वो है तुम्हारा 30 न्यूटन, 30 भी नहीं 30 डिग्री है ना, तो एक काम कर दो 90√3 न्यूटन। अरे उसको अच्छे के लिए दिया हूं मैं, फाइंड एक्सेलरेशन
ऑफ द ब्लॉक। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? कुछ कमी है यहाँ पे? नहीं, कमी है। करो फटाफट। करो। सबसे पहले क्या बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पे किसको तोड़ना होगा? फोर्स को। एक कंपोनेंट एक कंपोनेंट ऊपर, और वहां से क्या निकालोगे? नॉर्मल। नॉर्मल से क्या निकलेगा फिर? काइनेटिक फ्रिक्शन। और फिर वहां से क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो तुम लोग। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आंख बंद करके पहला काम क्या होना चाहिए? FBD। अगर बिना फ्री बॉडी डायग्राम का तुम बना रहे हो तो मैं लिख के दे रहा हूं, तुमसे कभी नहीं बनेगा। मैं गारंटी के साथ देता हूं, बिना फ्री बॉडी डायग्राम का कोई बना दो, नहीं बनेगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। फ्री बॉडी, और फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्स दिखाने होते हैं, तब ना तुमको पता चलेगा कि किसको तोड़ना है। तुम्हारा भी FBD गलत है। ऊपर नॉर्मल कौन लगाएगा? और लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कौन लगाएगा? ये ब्लॉक चलने का किधर कोशिश करेगा? आगे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। चलो मैं करता हूं। ये हो गया ब्लॉक। ब्लॉक का एक नीचे क्या लग गया? वेट। कितना होगा वेट? 30 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो गंदा आएगा, इधर देखो। और एक पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ये क्लियर हो गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम सबका बन गया था। ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स F, और ये वेट। सबसे पहला प्राइमरी काम, एक्स वाई एक्सिस डिसाइड करो और तोड़ दो। किसको तोड़ने पड़ेगा यहाँ पे? फोर्स को। अगर ये 30 है तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, F cos 30। मतलब क्या हो जाएगा? F cos 30। और एक कंपोनेंट किधर आएगा? ऊपर। वो क्या हो जाएगा? F sin 30। अब बताओ कि तुमको फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? नॉर्मल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? नॉर्मल। फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? एफ के का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू के इंटू एन। तो तुमको क्या चाहिए होगा? एन। अच्छा, नॉर्मल किधर इक्वेट करने से आएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? 0। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? नहीं। तो एफ वाई, थम जाओ, एफ वाई बराबर क्या होगा? इधर देखो, 0। एफ वाई में कौन कौन सा फोर्स है? एक है नॉर्मल प्लस एफ साइन 30 बराबर वेट। अच्छा, ये नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये ऊपर उड़ जाएगा। मैं ये ध्यान दिया नहीं था। ये कहां उड़ जाएगा? ऊपर आएगा, इसके वजह से ऊपर चल। चलो एक काम करो, 30 ले लेता हूं। थम जाओ, 30 ले लिया फोर्स को। तो बता नॉर्मल बराबर क्या आ जाएगा? W माइनस एफ साइन 30। W कितना है? 30।
नॉर्मल कितना रहा है 15, कितना आएगा नॉर्मल, नहीं समझ में आया तुमको, नॉर्मल कितना आएगा 15। अब बताओ एफ, अच्छा लिमिट, सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, एफ एस क्या होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.4, 0.4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 6, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 6। अब बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स कितना है एफ कॉस 30, मतलब कितना 30 इंटू √3/2, मतलब कितना 15√3, क्या ये 6 से ज्यादा है, हाँ, तो क्या यहाँ पे स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक, काइनेटिक, तो अब हम कौन सा फ्रिक्शन निकालेंगे काइनेटिक, एफ के क्या होता है म्यू के इंटू एन, मतलब 0.33 है ना या 2 है 3 है, 0.3 इंटू 15 मतलब कितना 4.5 न्यूटन, तो क्या हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया कितना है 4.5। अब मुझे निकालना क्या है एक्सेलरेशन, तो अब बताओ एफ नेट बराबर क्या होता है एम ए, नेट फोर्स क्या है देखो एफ कॉस 30 माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, फ्रिक्शन क्यों माइनस के पता चल रहा है ना क्योंकि पीछे है और ये आगे है, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू √3/2 माइनस 4.5 बराबर में एम ए, एम कितना था 3 ए, तो ये हो जाएगा 15√3 माइनस 4.5 इक्वल टू 3a, ए का वैल्यू आ गया 15√3 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 3, इतना होगा एक्सेलरेशन, समझ में आ गया, कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हें डेटा अच्छा दिया जाएगा, मैं रेंडम ले रहा हूँ इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है, तो उसको कोई, हाँ इसलिए तो मैं पहले डेटा कितना ले लिया था, नहीं पिछले वाला केस में क्या होता पता है, ये ब्लॉक ऊपर जाता, अब ऐसे भी जाता और ऐसे भी जाता, ये हवा में ऐसे उड़ जाता, हाँ हाँ वैसे केस में क्या होता है फ्रिक्शन फिर 0 हो जाता ना, क्यों, क्योंकि ग्राउंड से कांटेक्ट हट जाता, देखो गलत केस में भी कितना सीखने का मिल गया देखो, हाँ 1 मिनट, एयर रेजिस्टेंस जब तक नहीं बोला जाए तब तक 0 लिया जाता है, एयर रेजिस्टेंस अगर इसमें आ गया ना बेटा तो एयर रेजिस्टेंस जनरली IIT जे में भी नहीं पूछते हैं क्योंकि एयर रेजिस्टेंस टफ हो जाता है, ठीक है,